आज 4 दिसंबर 2024 और हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिफ्लेक्शन ऑन बाकूज NCQG आउटकम। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। GS3 में इन्वायरमेंट के सिलेबस के हम साथ इसको लिंक करेंगे। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है जहाँ पे COP29 की समिट हुई थी। देखेंगे क्या है आर्टिकल। IPCC का कहना है कि हमें स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट करने की ज़रूरत है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अगर हमारी आज की जो पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से अगर हम ग्लोबल देखेंगे तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा अप टू 3.1 डिग्री सेल्सियस। हमें क्लाइमेट चेंज का विजिबल इम्पैक्ट हर तरह दिख रहा है, हर जगह पे दिख रहा है अक्रॉस जियोग्राफीज। तो हमें एक कांस्टेंट रिमाइंडर दिया जा रहा है, नीड टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन। COP29 जो बाकू में हुई थी उसको फाइनेंस कॉप भी कहा जाता है। एक एम्बिशियस आउटकम था जहाँ पे हमने NCQG मतलब न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को अप्रूव किया। फाइनेंस एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है हमारे जो क्लियर अल्टरनेटिव्स है उसके लिए, स्पेशली इन डेवलपिंग नेशन में। कुछ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आती है वो लॉन्ग टर्म तक काम कर सकती है क्योंकि उनका ड्यू टू लोअर फ्यूल है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है। लेकिन जो उसका लगाने का कॉस्ट है, अपफ्रंट कॉस्ट, कुछ टेक्नोलॉजी का काफ़ी हायर है दैन करंट ऑप्शन से। तो हमें चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी एट कंज्यूमर के एंड तक। इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है ग्रीन एनर्जी पे वो काफ़ी बड़ा है। हमारा एम है एक्सपांड करना रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें प्रमोट करना है एनर्जी एफिशिएंसी, साथ ही हम देंगे क्लीन फ्यूल और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। बजट 24-25 आया था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को मिला है 19,000 करोड़ रुपीज़। उसमें से उनको मिला है 40 करोड़ रुपीज़ फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है फेम स्कीम, उसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। इस साल इतनी दी गई है। ये डिजिट हमारे मायने के नहीं है, लेकिन ये जो बजट के जो प्रावधान रहेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस हमें चाहिए, उसका एक अदर एस्पेक्ट भी है। हम रिक्वायर करना है हमें ट्रांजिशन रिलेटेड टू सोर्स एंड टाइप ऑफ फाइनेंस। हमें कहाँ से फाइनेंस मिल रहा है और वो फाइनेंस का टाइप क्या है। हम देखते हैं कि जो अविकसित देश है, विकसनशील देश है, उनके सामने एक बड़ा प्रश्न है फिजिकल डेब्ट का। तो उनको जो डेब्ट जो मिलता है उनको चाहिए पब्लिक ग्रांट्स, ना कि लोन। डेवलपिंग कंट्री कहती है कि हमें पब्लिक ग्रांट चाहिए आपसे, ना कि आपसे लोन चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो आपको लोन चुकता करना पड़ेगा, साथ ही आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक ग्रांट में ऐसा कुछ होता नहीं। जो पेज है और जो स्केल ऑफ ट्रांजेक्शन की ये अफेक्ट करती है हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज में। जो फाइनेंशियल फ्लो आ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से, उसका एम होता है कि आपको जो फिजिकल कैपेसिटी उसको स्ट्रेंथन कीजिए और इनेबल कीजिए अनलॉकिंग फाइनेंशियल मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि आपको सपोर्ट करना है और एक्सलेट करना है उनका क्लाइमेट एक्शन का वर्क। लेकिन अभी जो फाइनेंस हो रहा है वो मोस्टली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हो रहा है। ये डेवलपिंग कंट्री में काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आप डेब्ट दे रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो डेब्ट बर्डन है काफ़ी हाई पे, तो उनकी जो क्षमता है वो लिमिट है, वो एबिलिटी को कम कर देता है टू सक्सेसफुली इनिशिएटिव्स और डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल को कि आप भी क्लाइमेट एक्शन में सपोर्ट कीजिए। हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अट्रैक्ट करती मच मोर हायर लेंडिंग रेट्स। आप लोन तो ले रहे हो, इसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। और हम देखते हैं कि मच ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल जो फ्लो है वो विद इन OECD कंट्री में ही चलता रहता है। तो हमें इंश्योर करना है फ्लो ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज एट अफोर्डेबल लेंडिंग रेट्स इज इम्पोर्टेंट। तो जो बाकू में समिट हुई थी उसमें क्या रोल दिखाया गया है NCQG का।
15 साल पहले 2010 में कनकुन में कोप समिट हुई थी। वहाँ पे डेवलप कंट्री ने प्लेज की कि हम आपको 2020 तक हर साल 100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे। फिर 2015 में पेरिस COP21 डिसाइड किया गया NCQG को कि हम 2025 से पहले इसको बनाएंगे और हमारा बेस पॉइंट रहेगा कनकुन कमिटमेंट, जिसको हमने 2010 में किया था। लेकिन आज के जो क्लाइमेट प्लेजेस है, जो हम कहते, जो विकसित देश कहते, वो उसकी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उनमें लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी नहीं होती और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का मेकानिज्म भी नहीं है। NCQG इंटेंट टू क्रिएट एक फ्रेमवर्क बना जाता है फॉर शेयर क्लाइमेट गोल। हमें एक क्लियर क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव बनाना है, हमें नेशन को अचीव करना है ट्रांसपेरेंसी के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ। यूनाइटेड नेशन UNFCCC इसके अंडर में एक कमेटी आती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। वो स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, सेकंड नीड डिटर्मिनेशन। हो सके प्री में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर हम मेंस में इनडायरेक्टली लिखेंगे। इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 2030 तक हमें दुनिया की 98 कंट्री की अगर हाफ नीड भी पूरी करनी हो तो कम से कम 5 ट्रिलियन to 7 ट्रिलियन की नीड है। साथ ही यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री ने कहा है कि हमें आप हर साल 1.3 ट्रिलियन दीजिए, COP29 में कहा था। लेकिन जो विकसित देश है, डेवलप कंट्रीज है, वो सिर्फ $300 बिलियन पे राजी हुई है। उन्होंने कहा है कि 2035 तक हम आपको ट्रिलियन में देंगे नहीं, हम आपको सिर्फ बिलियन में देंगे। वो बिलियन रहेंगे 300 बिलियन एवरी ईयर। ये जो क्वांटम है ये काफ़ी छोटा है और इस पर कोई मेजर चेंजेस भी नहीं आ सकते। उसके आगे जाके हमें फंड को मोबिलाइज करना है सारे थ्रो के माध्यम से, सारे सोर्सेस के माध्यम से, जिसमें प्राइवेट कैपिटल भी आएगा। गवर्नमेंट को तो फंडिंग देनी पड़ेगी डेवलप कंट्रीज की, लेकिन वहाँ का प्राइवेट कैपिटल आएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ की गवर्नमेंट की फंड थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि आपको चाहिए वो जितना देंगे उतना मिलेगा नहीं। साथ ही जितना मिला तो गवर्नमेंट कहेंगी वहाँ की डेवलप कंट्री कि हमने इतना दिया है, लेकिन वहाँ की प्राइवेट कैपिटल भी आएंगे ना, वहाँ से प्राइवेट फंडिंग भी आएंगी। तो ये डिसअपॉइंट करता है NCQG आउटकम को, क्वांटम में भी और उसका स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस में भी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी वेरियस ऑपरेटिंग एंटिटीज है, जैसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एडेप्टेशन फंड, लीज डेवलप कंट्रीज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। हमें ट्रिपल करना है फ्लो ऑफ पब्लिक रिसोर्स का फ्रॉम 2023 पे जो लेवल करेगा 35 तक। COP29 जिसमें फाइनेंस कमिटमेंट की गई थी। अब पहले कहा था कि हम आपको 100 बिलियन ईयर देंगे 2010 में। अब इन्होंने कहा है कि नहीं, हम आपको अब से 300 बिलियन देंगे ईयर। तो राइटर आखिरी में कहते हैं जो प्रिंसिपल है इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग का और क्लाइमेट जस्टिस का, उस पर फोकस करने की हमें ज़रूरत है। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सीधा प्रीटिम फैक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, मेंस में भी हम बहुत सारा लिख सकते हैं। चलते आगे। लोकल एक्शन अमिस्ट ग्लोबल इनिशिया, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे नहीं, इसमें से सिर्फ कुछ 2-4 कीवर्ड पे फोकस करेंगे जो हमें हो सके पीटी में पूछा जाए या हम उसको मेंस में लिखेंगे। फर्स्ट कीवर्ड आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो 1989 में शुरू हुआ था और हमने हमारी जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट किया था, एलिमिनेट किया सर्टन केमिकल को जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ओजोन लेयर कम करने का। सेकंड आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी है और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जिसको 2005 में शुरू हुआ और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था। हमें लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को टू बिलो
2 डिग्री सेल्सियस से, और हम रिवाइज करेंगे हमारे नेशनल टारगेट को एवरी 5 ईयर में। उसके बाद 2021 में आया था ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया लॉस एंड डैमेज फंड को, और नेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका रेस्पेक्टिव नेट जीरो डेट्स क्या रहेंगी। कुछ स्कीम के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, हमें पीटी में या मेस में काम आएंगे। फर्स्ट आती है पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। आपको हाउस होल्ड को एक सब्सिडी मिलेंगी टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। तो एड्रेस होगा एनर्जी पावर्टी और साथ ही साथ आपका एक्सेस भी। सेकंड आती है पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। हमें प्रमोट करना है अडोप्टेशन ऑफ जीरो इमिशन व्हीकल इंक्लूडिंग 2 व्हीलर 3 व्हीलर एम्बुलेंसेस ट्रक्स। ऑफर करेंगे, आपको सब्सिडी मिलेंगी परचेज के लिए, हम आपको सपोर्ट देंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और हमें चलना है ट्रांजिशन टू क्लीन एयर एंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। आखिरी का कीवर्ड है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैक्ट। ये मोबिलाइज करेगा मोबिलाइज का इन्वेस्टमेंट नीडेड टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी और इमिशन रिडक्शन इन इंडस्ट्री में। अगला पॉइंट है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सपोर्ट करेगा एडप्टेशन स्ट्रैटेजीज जो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी हो स्टेट में वहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्स एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2014 के CAPF असिस्टेंट कमांडर में यूपीएससी के एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ये जो स्कीम है किससे रिलेटेड है? एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एंड भारत निर्माण। इसका आंसर हमने अभी देखा है। अब चलते आगे। यह आर्टिकल भारत से तो कहीं रिलेटेड नहीं है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन सर, उन्होंने अपने बेटे को एक क्राइम में उनको सदा उनकी माफ़ कर दी। और हमारे GS2 का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो हम देखेंगे क्या कंपेयर करेंगे कि क्या सिस्टम में अमेरिका में, USA में माफ़ी की देने के बारे में मर्सी पिटिशन, और भारत में भी मर्सी पिटिशन। US कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में एक सब क्लॉज 2, अगर फेडरल क्राइम में आपको सजा हुई है तो वहाँ के प्रेसिडेंट आपको वहाँ से सजा से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के स्टेट में कोई क्राइम चल रहा है, कोई लॉ चल रहा है, मतलब कोई केस चल रही है, या फिर आपको इम्पीचमेंट की भी केस हो रही है, तो इस मैटर में ये प्रावधान वहाँ पे लागू नहीं होता। वहाँ के प्रेसिडेंट को वो न्यूज़ पता है या नहीं पता है, वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आर्टिकल 72 कहता है, उसके हिसाब से माफ़ी का अधिकार सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट को है। लेकिन आर्टिकल 74 बाद में कहता है कि यूनियन जो कैबिनेट है उनकी एडवाइस से ही हमारे प्रेसिडेंट किसी की जो वर्डिक्ट है, शिक्षा है, उसको माफ़ कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 161 कहता है, और हमारे जो स्टेट के गवर्नर होते हैं कैपिटल पनिशमेंट छोड़ के वो भी सारे गुनाह को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसके पहले लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक वो जो केस है वो केस चलना चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट जो कोर्ट मार्शल के केसेस होते हैं उसमें भी माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन 2006 भारत की बात करेंगे, 2006 में सुप्रीम कोर्ट की केस आई थी, इप्रू सुधाकर केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर प्रेसिडेंट ने किसी ग्राउंड ऑफ आर्बिट्रेशन, मालाफाइड और कुछ अदर कारणों से किसी की सजा माफ़ किए तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये न्यूज़ हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन प्री फैक्ट बन जाता है और मेंस में GS2 में काम आएगा। अब चलते आगे।
नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक परख नाम का पोर्टल है, परख। उसमें राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 किया गया, मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यहाँ पे एसेस किया जाता है सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में और वर्ड अराउंड अस, साइंस और सोशल साइंस। ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक बेसलाइन स्टडी है, हमें अंडरस्टैंड मिलता है अचीवमेंट ऑफ स्टेज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज एट एंड ऑफ फाउंडेशन, प्रिपरेटरी एंड मिडल स्टेजेस, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में था उसके हिसाब से। अब हमारी आखिरी न्यूज़, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इंडियाज क्रिटिकली इंडेंजर स्पेसिस। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत को दुनिया में 2.4% लैंड मिला है, लेकिन भारत में कम से कम जो स्पेसिस है वो 7 to 8% है, जिसमें 45,000 जो प्लांट की स्पेसिस है और 91,000 एनिमल स्पेसिस। इसका मतलब भारत में एनिमल स्पेसिस ज़्यादा है, प्लांट स्पेसिस कम है। इस वजह से भारत को एक मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है काफ़ी रिच है। भारत में 10 बायोजियोग्राफिक जोन है और कम से कम 8% मैमलियन स्पेसिस जो भारत में है, भारत में अवेन स्पेसिस है 13%, रेप्टाइल 7%, एम्फीबियन 4%, फिश 11%, प्लांट 11%। ये परसेंटेज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया में 34 ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 इंडिया में आते हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, आखिरी में सुंडरलैंड, ये भारत में लोकेटेड है। भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चल रही है, ये हंगर कर रही है हमारे नेचुरल रिसोर्स का, लैंड, वुड, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रेशियस मेटल, कोल और बहुत कुछ। और ये जो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट हो रहा है हमारे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के साथ, ब्रिंगिंग सेवरल स्पेसीज जो लैंड पे भी हो, एयर पे भी हो, वो कंफर्ट हो रही है हमारे ह्यूमन सेटलमेंट के साथ। इतना होके भी इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी खतरे में है। हमारे 73% स्पेसीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर है स्पेसीज है ऑफ 2022 में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ये क्लासीफाई करता है स्पेसीज को एज ए क्रिटिकली इंडेंजर जब उनको लगता है कि इनका हाईएस्ट रिस्क है ऑफ एक्सटिंक्शन का इन द वाइल्ड में। हमारी जो 9 स्पेसीज है मैमल की, वो काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर है, 8 इंडेमिक है। इसका मतलब उनका जो हैबिटेट है काफ़ी लिमिटेड एरिया में, स्मॉल जियोग्राफिक एरिया विद इन इंडिया। 9 स्पेसीज कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीरी स्टैग मतलब हंगुल, मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, अंडमान श्रो, जेंकिन श्रो, निकोबार श्रो, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, लार्ज रॉक रैट, आखिरी में लिप-लेटेड लिप नोज बैट। कुछ कॉर्नोवरस फैमिली की भी आते हैं, कैट फैमिली, जैसे लॉयन, टाइगर, चीता। इनका लोगों की तरफ ज़्यादा अटेंशन है क्योंकि इनकी टूरिज्म वैल्यू ज़्यादा है। बर्ड्स भी कुछ इन डेंजर आती है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर, वो फेस कर रहा है थ्रेट को फ्रॉम सोर्सेस जैसे पावर लाइन राजस्थान में। तो ये आज की डिस्कशन यही तक है। थैंक यू वेरी मच।